नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी की इस कक्षा में व्याकरण भाग से कुछ काम करने जा रहे हैं। हमारा आज का उपविषय है अव्यय। तो सबसे पहले हम जानेंगे अव्यय क्या है। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि से कोई विकार उत्पन्न ना हो, अर्थात कोई परिवर्तन ना आए, कोई बदलाव ना आए, वही शब्द अव्यय कहलाते हैं। बेटा, यहाँ लिंग का अर्थ है चाहे स्त्रीलिंग हो अथवा पुरुषलिंग। वचन अर्थात एक वचन हो अथवा बहुवचन। कारक अर्थात काम करने वाला, करने का साधन, करने का तरीका कुछ भी हो, किसी तरह से भी जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता वे अव्यय कहलाते हैं। जैसे आज, इधर, उधर, जब, तब, किंतु, परंतु आदि। और भी बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। अव्यय के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। 4 प्रकार के हैं अव्यय। सबसे पहले क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। बच्चों, जैसा कि इनका नाम है उसी प्रकार से ही इनका अर्थ और कार्य है। तो आइए पहले भाग से शुरू करते हैं। जो इसका पहला प्रकार है क्रिया विशेषण। इसको हम इंग्लिश में एडवर्ब बोलते हैं। क्रिया का अर्थ होता है काम का करना, खाना, पीना, उठना, बैठना, देना, लेना, कोई भी काम। और विशेषण का अर्थ है विशेषता बताना। तो क्रिया विशेषण का अर्थ हुआ जो क्रिया की अर्थात किए जाने वाले अथवा हो रहे काम की विशेषता बताए। तो जो अव्यय शब्द किसी क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे रोहन बहुत सोता है, सीता धीरे धीरे बोलती है। तो पहले वाक्य में रोहन बहुत सोता है, क्रिया क्या है अर्थात काम क्या हो रहा है, सोना। तो सोना किस प्रकार का है, सोने की विशेषता क्या है, बहुत। दूसरे वाक्य में है बोलती है, तो बोलना क्रिया है, एक काम है। कैसा है, धीरे धीरे। यह तेज़ी से भी हो सकता था, मीठा भी हो सकता था, कड़वा भी हो सकता था। तो इन वाक्यों में बहुत सोने की विशेषता बता रहा है और धीरे धीरे बोलने की। तो बहुत और धीरे धीरे दोनों शब्द ही क्या हैं, अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। आगे क्रिया विशेषण के भी 4 प्रकार हैं। स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक। तो सबसे पहले जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कालवाचक विशेषण, एडवर्ब ऑफ टाइम। जो शब्द समय संबंधी काम की क्रिया की विशेषता बताएं, अर्थात जिस क्रिया से हमें समय की जानकारी हो। जैसे आज, कल, परसों, कल, अब, जब, तब, सुबह, शाम, एक सप्ताह बाद, अगले महीने, 10 साल बाद। तो ये जो शब्द हैं जो समय की जानकारी दे रहे हैं वो कालवाचक विशेषण कहलाते हैं। दूसरा है स्थानवाचक। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्थान के बारे में जो जानकारी दें। शब्द जो स्थान संबंधी क्रिया की विशेषता बताएं वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, अंदर, बाहर, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, आमने सामने इत्यादि।
आप इसको अपनी उत्तर पुस्तिका पर, नोटबुक पर इस प्रकार भी लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको लिखकर दिखाया है सामने। अब इनमें मैंने उदाहरण भी दी है। रेखा मेज के नीचे खेल रही है। खेलना क्रिया है, कहाँ खेल रही है? प्रश्न बना ना, कहाँ खेल रही है, तो वो कोई स्थान होगा। तो कौन सा स्थान है? नीचे। दूसरे में है राम दिन भर पढ़ता है। पढ़ना क्रिया है, कैसे पढ़ता है, कब पढ़ता है, इसमें कई प्रश्न उठ रहे हैं। तो जिस प्रश्न का हमें उत्तर मिल रहा है अथवा जो वाक्य में दिया हुआ है वही हमारा रूप है, किसका? अव्यय का। आगे है परिमाणवाचक शब्द, जिससे परिमाण संबंधी क्रिया की विशेषता का पता चलता है। परिमाण का भाव होता है क्वांटिटी, नाप तोल। दूध थोड़ा सा, ज़्यादा। तो इस प्रकार थोड़ा, अधिक, ज़्यादा, कितना, केवल, सिर्फ, कम इत्यादि शब्द परिमाण अर्थात माप तोल की बात करते हैं। यही परिमाणवाचक अव्यय कहलाते हैं। रीतिवाचक, हमने अक्सर ही बुजुर्गों को घर में सुना होगा कि हमारा काम ये रीति से होता है, ये हमारे रीति रिवाज है। तो बच्चों यहाँ रीति का ढंग अर्थ है ढंग, तरीका, कि हम इस प्रकार शादी ब्याह में ये रीति रिवाज करते हैं, अर्थात हमारे ये ढंग है कार्य करने के। शब्द जिससे क्रिया के होने का तरीका, ढंग पता चलता है उसे रीतिवाचक विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे जोर से, धीरे धीरे, भली भांति, अच्छी तरह, ऐसे, सच में, तेजी से, कैसे, ज्यों त्यों इत्यादि। इसमें आगे भी कई प्रकार आ जाते हैं इनके, जैसे निश्चय का हो तो अवश्य, सही, सचमुच, बिना शक, निसंदेह। अनिश्चय अर्थात पक्का ना हो तो इनडेफिनेट, कदाचित मतलब हो सकता है शायद, बहुत कर, यथासंभव। स्वीकार करें बात को तो हाँ जी, ठीक, बिल्कुल। कारण पूछा जाए, इसलिए, क्यों, क्योंकि, काहे को। निषेध अर्थात मना करना, रोकना, ना, नहीं, मत। अवधारण तो, ही, भी, मात्र। तो आप इनको भी अपनी उत्तर पुस्तिका पर सुंदर लेखन में लिख सकते हो। आगे है संबंध बोधक अव्यय। नाम से ही पता चला, संबंध अर्थात रिश्ता। जो अव्यय किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों में दिखाते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। एक का दूसरे के साथ अर्थात प्रेपोजिशन, प्री प्लस पोजीशन, किसी चीज़ की पोजीशन बताते हैं। प्री पहले, किसके? संज्ञा अथवा सर्वनाम के। जैसे बिना, आगे, सामने, पहले, बाद, सहारे, हम कहते हैं ना इन फ्रंट ऑफ, इंग्लिश में हम बोलते हैं हेयर। राम भोजन के बाद जाएगा। मोहन दिन भर खेलता है। छत के ऊपर राम खड़ा है। सुनील चंद्रमा की ओर देख रहा है। तो इन सभी वाक्यों में मैंने कुछ सेंटेंसेस जो वाक्य हैं कुछ शब्दों का रंग बदल दिया है, क्योंकि ये अव्यय हैं, ये संबंध दिखा रहे हैं। राम भोजन करने जाएगा या भोजन के बाद जाएगा, जाना एक क्रिया है। भोजन और राम क्या है? संज्ञा रूप है। तो इनका आपस में संबंध किस शब्द से बन रहा है? के बाद से। ऐसे ही मोहन दिन भर खेलता है। खेलना क्रिया है, मोहन संज्ञा है। तो दोनों के बीच संबंध किसने बनाया? दिन भर ने। तो ये अलग रंग में दिए गए शब्द अव्यय शब्द हैं, प्रेपोजिशन हैं, संबंध बोधक हैं।
अभी क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में थोड़ा सा अंतर है। अनेक शब्द ऐसे भी होते हैं जो क्रिया विशेषण भी हैं और संबंध बोधक भी। प्रयोग में जब ये क्रिया की विशेषता बताएं तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं, और जब संज्ञा सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध बताएं तो संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे आप पीछे चलिए, अब इसमें आप क्या है? सर्वनाम। चलिए अर्थात चलना क्रिया है, तो बीच में किसने रिश्ता जोड़ा? इनके अव्यय क्या है? पीछे। अब ये पीछे शब्द है जो किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा या सर्वनाम की या क्रिया की? तो उसी प्रकार का ये अव्यय होगा। आप उसके पीछे चलिए, अब इसमें उसके की भी विशेषता बता दी साथ में। चलना पीछे है तो अकेला क्रिया विशेषण है। अब आपको कह रहे हैं आप उसके पीछे चलिए, तो उसके भी क्या है? सर्वनाम है। अब दोनों में संबंध है, तो यही वाक्य क्या बन गया? संबंध बोधक। आगे है समुच्चय बोधक। ऐसा पद अव्यय जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य से जोड़ता है, समुच्चय बोधक कहलाता है। अर्थात सरल शब्दों में हम कहें तो दो वाक्यों को परस्पर अर्थात आपस में जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाते हैं। जैसे यद्यपि, चूंकि, परंतु, किंतु। ठीक है। आगे समुच्चय बोधक के भी चार भेद हैं: संयोजक, विकल्पक, विस्मयादि बोधक और विभाजक। अब संबंध बोधक और समुच्चय बोधक में ध्यान से देखो। वह दिन भर काम करता है, वह और काम दोनों में संबंध है। किसने जोड़ा? भर ने, तो संबंध बोधक है। पुलिस आई और चोर भाग गया। अब बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, और शब्द ने दो वाक्यों को जोड़ा है। जैसे पुलिस आई एक वाक्य है, चोर भाग गया यह भी एक वाक्य है। ये अलग अलग भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन अब इन दोनों को और से जोड़ा है तो ये क्या हो गया? समुच्चय बोधक अव्यय। पहला है संयोजक अर्थात कंजक्शन, जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं शब्द, जो कि, व, एवं इत्यादि। विस्मयादि बोधक हैरान करने वाले, हर्ष, शोक, घृणा, खुशी, गमी आदि के जिनसे भाव प्रकट होते हैं। हाय अब मैं क्या करूं, छी छी कितनी दुर्गंध आ रही है, अरे पीछे हो जाओ। अब ये शब्द कुछ भाव हैरानी के, खुशी के, दुख के दे रहे हैं। हाय, अरे, छी छी, तो ये विस्मयादि बोधक है। विकल्पक अर्थात विकल्प देने वाले, ऑप्शन देने वाले, जो अव्यय वाक्य में विकल्प का बोध करवाएं वही विकल्प सूचक अव्यय कहलाते हैं। जैसे मैं या तुम, कौन काम करेगा? कहानी अथवा लेख लिखो, तो या और अथवा हमें विकल्प दे रहे हैं कि एक काम करना है। जो अव्यय विकल्प का बोध करवाएं, अथवा, अन्यथा, न कि, या इत्यादि। अंत में है निपात। ये वे सहायक पद हैं जो वाक्य में नवीनता और चमत्कार पैदा कर देते हैं। इनका कार्य शब्द समूह को बल प्रदान करना है। हमें उस वाक्य में बल मिलता है शब्द से बोलने में। राम ने ही रावण को मारा था। देखो, राम ने रावण को मारा था, साधारण बात है। राम ने ही रावण को मारा था, तो बल किससे मिला? ही से। रमेश भी दिल्ली जाएगा, रमेश दिल्ली जाएगा एक काम है, वाक्य है। अब भी लगने से बल मिल गया, तो इन वाक्यों में भी तो निपात के रूप हैं। आप इनको भी इस प्रकार लिख सकते हो, सुंदर सुंदर। आशा करती हूँ आपको सब कुछ अच्छी तरह समझ आ गया होगा। धन्यवाद।